Welcome to this first session on fundamental rules, the rules which are very basic to the government service. And these rules are important because most of the rules in SR and in government service, these are directly or indirectly dependent upon such rules. Here in this session, we will be covering a part of fundamental rule. क्योंकि टोटल फंडामेंटल रूल बहुत बड़ा है, पे फिक्सेशन इसके अंतर्गत आता है, इवन रेजिग्नेशन इसके अंतर्गत आता है, a lot of provisions are there. So we will be covering only a part of that, and in this session we are covering applicability and definition part of that. In definition, almost 23 definitions are there. We will be covering important of those definitions. These rules are applicable to those posts which are paid from civil estimate. सिविल एस्टिमेट का यहां मतलब है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मेनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी से भी अगर पे हो रहा है तब भी, अगर पब्लिक अकाउंट से पे हो रहा है तब भी। एनी अदर क्लास ऑफ पोस्ट यदि प्रेसिडेंट उसको स्पेसिफिकली डिक्लेयर करें, इवन इफ दिस इज नॉट पेड फ्रॉम सिविल एस्टिमेट, तो ये रूल उस पर एप्लीकेबल। लेकिन जब तक स्पेसिफिकली ना कहा जाए, ये रूल आर्मी एंड मेराइन रेगुलेशन से जिनकी सर्विस डेट कंट्रोल हो रही है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज, यदि इस रूल के एप्लीकेबल होने के कारण एनीबॉडी फेसेस एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, देन ये रूल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट उस एक्सटेंट तक इसको रिलैक्स कर सकती है कि ये हार्डशिप खत्म हो जाए। सो ये एक रिलैक्सेशन प्रोविजन है। इस रूल के अंदर जो भी ड्यूटीज डेलीगेटेड है, पावर डेलीगेटेड है, दैट कैन बी रीडेलीगेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अदर पर्सन, लेकिन इसमें पावर टू मेक रूल्स डेलीगेट नहीं होगा। सिमिलरली पावर्स विच आर कवर्ड अंडर दीज रूल्स वो भी डेलीगेट नहीं। नेक्स्ट इज, no power may be exercised without consultation with Ministry of Finance or internal finance अगर इंस्टीट्यूशन का इशू है तो, एक्सरसाइज एंड डेलीगेटेड ऑल्सो। तो कहने का मतलब है फाइनेंशियल कॉन्करेंस का कंसेप्ट ही देखिए यहीं से इमर्ज किया है कि कोई भी पावर फंडामेंटल रूल में एक्सरसाइज करने से पहले या इवन इसको डेलीगेट करने से पहले कंसल्टेशन विद फाइनेंस इज एसेंशियल। लेकिन Ministry and Finance can relax this rule for some specific cases by some general order or by some specific order. कोई एक particular case है, Ministry of Finance may say that in all such cases henceforth it will be presumed that concurrence of finance has been obtained, या कह सकता है इस केस में केवल वन इंसिडेंस पे, that is an specific order, इस केस में केवल वन इंसिडेंस पे ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। सो कंकरेंस ऑफ फाइनेंस विल नॉट बी रिक्वायर्ड। अगर कोई डिस्प्यूट हो इस पावर को इंटरप्रिएट करने में, देन फाइनल इंटरप्रिटेशन इसमें प्रेसिडेंट का होता है। डिफरेंट डेफिनेशंस FR9 में है, ऑलमोस्ट 23 डेफिनेशंस आर देयर। द फर्स्ट वन इज कैडर। कैडर में देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैडर इज ए स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्विस declared at separate unit. A strength of a service का मतलब है कि this will cover different pay levels, post on different pay levels, and एक size होगा इसका, and essentially it will be declared as a separate unit. Cadre में have sub cadre. For example, in central government SSC के through सारे recruitment होते हैं assistant के, that is a cadre. If they are posted in different ministries, that constitute sub-cadres. Compulsory allowance. These are allowances which are paid to compensate expenses out of pocket for performing government duties. जैसे किसी पर्सन को हमने टूर पे भेजा, टूर का जो भी एक्सपेंस है जिसको कि अपने जेब से मीट आउट कर रहा है टू द लिमिट परमिटेड, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट. So traveling allowance is a compensatory allowance. Similarly, CCA,
सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो कि अब बंद हो गया है 7 CPC में, दैट वाज आल्सो कंपनसेटरी अलाउंस बिकॉज कंपनसेटरी वर्ड वाज देयर बेसिकली. रिमोट एरिया अलाउंस व्हिच इज पेड to a person for working in difficult area, that is in northeast, might be also in Port Blair, hilly area, Simla and all that, that covers under compensatory allowance. But dearness allowance and this DA is dearness allowance and estimated allowance. Estimated allowance का मतलब होता है कोई specific allowance जो किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए किसी पोस्ट पे मीट आउट करना पड़ रहा हो. लाइक इन आर्मी में मूछे रखने के लिए लेना पड़ता है, कहीं कहीं ड्रेस के लिए करना पड़ता है, स्पेसिफिक ड्रेस के लिए करना पड़ता है. ऑल दीज आर एस्टिमेटरी अलाउंस. तो इस पर इसको कंपनसेटरी अलाउंस नहीं माना जाता है. एंड ये पर्सन टू पर्सन, वर्क टू वर्क डिफर करता है. सो एक चीज समझेंगे कि कंपनसेटरी अलाउंस बेसिकली है जो कि किसी भी पर्सन की एक प्लेस पे पोस्टिंग के कारण मिल रहा है, दूसरे प्लेस पे ये वेरी भी कर सकता है. लाइक इन टीए, डीए का रेट वेरी, डियरनेस अलाउंस नहीं कह रहा हूं मैं, डेली अलाउंस कह रहा हूं जिसका रेट प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है. सिमिलरली सीसीए में था, रिमोट एरिया अलाउंस में भी है, प्लेस टू प्लेस ये रेट वेरी करता है. ड्यूटी, ड्यूटी कंस्टिट्यूट्स सर्विस, ज्वाइनिंग टाइम, ट्रेनिंग बिफोर ज्वाइनिंग, और किसी स्टूडेंट का यदि सिलेक्शन हो गया है तो एग्जामिनेशन के बाद ज्वाइनिंग के बीच में यदि ज्वाइनिंग टाइम परमिटेड है तो ऑल दिस कंस्टिट्यूट ड्यूटी. लीव सैलरी, this is the monthly payment which is given to a person when he is on leave, and this is in detail covered under FR/SR part 3, that is leave rule. So in detail that can be studied from this SR. Fee and honorarium, very important thing. This is frequently asked in departmental examination also. दोनों पेमेंट है इन एक्सेस टू सैलरी, एडिशन टू सैलरी इसका पेमेंट होता है. दोनों रेगुलर भी हो सकते हैं और इंटरमिटेंट भी हो सकते हैं. रेगुलर का मतलब हो गया फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, डेफिनेट इंटरवल के बाद मिलेंगे, एंड इंटरमिटेंट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. लेकिन ऑनरेरियम इनडायरेक्टली नहीं पे हो सकता है. कहने का मतलब है आप जहां काम कर रहे हैं वहीं काम करते हुए ही आपको ऑनरेरियम पे होगा. जहां पे आप हैं, जिस सोर्स से आपका पेमेंट हो रहा है उसी सोर्स से ऑनरेरियम का पेमेंट होगा. अगर सिविल एस्टीमेट से पे हो रहा है तो सिविल एस्टीमेट से ही होगा. लोकल बॉडी आपको ऑनरेरियम नहीं दे सकती है. सिमिलरली आपको ऑनरेरियम किसी पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए भी नहीं मिल सकता है, यदि आपका डिपार्टमेंट वहां काम करने के लिए परमिट करे तब भी. दूसरा जो डिफरेंस है, ऑनरेरियम इज पेड फ्रॉम आरडीएस ड्यूटी इन्वॉल्विंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट. बहुत मेहनत का काम है, बहुत अलग तरह की मेरिट का काम है, देन ऑनरेरियम विल बी पेड. सो दिस इज ऑनरेरियम इज अ पेमेंट. अगर आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल लेवल टाइप का पेमेंट है, जबकि फी इज अ पेमेंट फॉर एडिशनल ड्यूटी. जो ड्यूटी कर रहे हैं वही इन एडिशन अगर आपको करना पड़े फी विल बी पेड. कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट कह देता है कि हमारे इस पर्सन की ड्यूटी आप अपने यहाँ भी ले सकते हैं, एंड यदि ये ड्यूटी ले रहे हैं तो यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट टू द पर्सन, नॉट टू द डिपार्टमेंट. दैट इज फी. अपने डिपार्टमेंट में भी एडिशनल ड्यूटी के लिए फी का पेमेंट किया जा सकता है. बोथ इंक्लूड्स फी एंड ऑनरेरियम, बोथ इंक्लूड्स अनअर्न्ड इनकम जो आपको अभी तक मिला ही नहीं है. एंड यदि किसी लिटरेरी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एफर्ट या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैच्योर नेचर के, वहां कुछ प्राइज मिलता है, कुछ पेमेंट मिलता है. दिस डज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑनरेरियम और फी. नेक्स्ट, प्रायर परमिशन की जरूरत होती है गवर्नमेंट की, लेकिन ऑनरेरियम का अमाउंट, इस डिफरेंस को समझेंगे. ऑनरेरियम का अमाउंट एडवांस में डिसाइड होना चाहिए. फी का अमाउंट एडवांस में डिक्लेयर होने की जरूरत नहीं है. रेट इज इनफ. अगर रेट हमने कहा हुआ है तो उस रेट पे पेमेंट होगा. ऑनरेरियम कभी भी रेट बेसिस पे पेमेंट नहीं होता है. इस चीज को समझेंगे. वो हमेशा होगा तो टोटल अमाउंट नहीं होगा, टोटल अमाउंट में ही उसका ऑर्डर होगा. ऑनरेरियम इज एसेंशियली पेड फ्रॉम सिविल एस्टीमेट, जबकि फी सिविल एस्टीमेट से भी हो सकता है, नॉन सिविल एस्टीमेट से भी हो सकता है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब
की जाती है तो उसमें जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं, इंक्वायरी 6 मंथ्स के अंदर या रिक्वायर्ड पीरियड के अंदर इफिशिएंटली कंक्लूड करने के लिए उनको ऑनरेरियम का पेमेंट होता है, बिकॉज इंक्वायरी इज नॉट अ रेगुलर ड्यूटी. Inquiry is considered to be a duty of very arduous nature and which this involves extraordinary merit. क्योंकि हमारे यहाँ कोई इंक्वायरी ऑफिसर एज सच नहीं है. अगर आपके यहाँ इंक्वायरी ऑफिसर एज सच रिक्रूटेड है तो उसको इंक्वायरी करने के लिए ये ऑनरेरियम नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी रेगुलर ड्यूटी. नेक्स्ट, फॉरेन सर्विस. फॉरेन सर्विस का मतलब है कि एक पर्सन अपने डिपार्टमेंट के परमिशन से दूसरे जगह जाकर के वर्क कर रहा है, जहां की पेमेंट जो है सिविल एस्टीमेट से नहीं हो रहा है. ठीक है, सिविल फंड से जहां पे की पेमेंट नहीं हो रहा है. सिविल फंड का मतलब है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है फर्स्ट डे में, सिविल फंड जो मैंने कहा था. तो सिविल फंड का मतलब है कि आपको ये पेमेंट जो हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं हो रहा है, कंटिजेंसी से नहीं हो रहा है, एंड पब्लिक अकाउंट से नहीं. दूसरी जगह जाके काम करने का मतलब है कि आप अपने कैडर को छोड़ के, जो कैडर का मैंने डेफिनेशन दिया था, आप अपने कैडर को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने लायक कि अपने कैडर को छोड़ के दूसरी जगह जाके कर रहे हैं, एंड वहां आपके सिविल फंड से, जहां से आपको पैसा आ रहा है, जहां से आपका पेमेंट हो रहा है, वहां नहीं किसी और सोर्स में जा रहा है. कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हुआ कोई बॉडी यदि पब्लिक सेक्टर में जा रहा है, लोकल बॉडी में जा रहा है, तो हियर फॉरेन सर्विस विल बी कंसिडर्ड. अगर अपने ही सोर्स में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे में मूव कर रहा है, डेपुटेशन विल बी काउंटेड. एक और डिफरेंस है, फॉरेन सर्विस में एसेंशियली लीव, सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर होना होता है, जबकि डेपुटेशन के केस में जस्ट अकाउंट एडजस्टमेंट होता है, बिकॉज द पर्सन इज ऑलरेडी वर्किंग अंडर द सेम सोर्स ऑफ फंड. सो सिंपली अकाउंट एडजस्ट हो जाता है लीव, सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन का, और वहां एक्चुअल पेमेंट आने की जरूरत नहीं होती. ट्रैवलिंग अलाउंस. Traveling allowance is granted to a government servant to cover the expenses which he has incurred while on tour or travel in public interest. This is a compensatory allowance. जो compensatory allowance मैंने ये आपको explain किया हुआ था नीचे में, compensatory allowance. So this is covered under compensatory allowance. This includes allowance granted for maintenance of conveyance, horse, tents. ये केवल डेफिनेशन पोर्शन समझिए. पहले हॉर्स भी अलाउड थे ट्रेवल में, कहीं वो रुक रहा है, टेंट वगैरह यदि लगाना पड़ा. सर्वे के लिए लोग जाते हैं, जो सर्वे के लिए जाते हैं पूरा का पूरा सर्वे का सेटअप लेके जाते हैं, या वहां जाकर के टेंट वगैरह उन्हें हायर करना पड़ता है, वो सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर्ड. नेक्स्ट, फी, सॉरी, ज्वाइनिंग टाइम. ज्वाइनिंग टाइम means a time allowed to a government servant when he is relieved from one post and will join to the another post. Joining time also permitted होता है फर्स्ट ज्वाइनिंग में. फर्स्ट ज्वाइनिंग में यह भी हो सकता है कि पहले से वो पर्सन कहीं काम नहीं कर रहा है, और यह भी हो सकता है कि पहले से वो पर्सन कहीं काम कर रहा है. दोनों केस में तो उसके प्लेस ऑफ ड्यूटी से या जहां से वो पर्सन जर्नी स्टार्ट कर रहा है, दोनों में जो शॉर्टेस्ट होता है दैट इज वहां से ज्वाइनिंग टाइम परमिट होता है. ज्वाइनिंग टाइम का एक अपना रेंज है जो मैंने बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है. नॉन ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी इज कंडक्टेड विलफुल एब्सेंट, जिसको कि मिसबिहेवियर में कंसीडर किया जाता है कंडक्ट रूल में, एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इसके लिए हो सकता है. सो व्हेन ट्रांसफर हो, टाइमली ज्वाइन करना जरूरी. नो पे इंक्लूडिंग लीव सैलरी टिल द पर्सन ज्वाइंस. जब आपने एक एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दिया तो योर पेमेंट विल नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम हियर. अगेन, जब तक आप दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन नहीं करते हैं, आप दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के भी पार्ट नहीं है. सो इन बिटवीन यू आर ऑन ड्यूटी. ड्यूटी का डेफिनेशन यदि देखेंगे, अभी जो मैंने पहले बताया, यू आर ऑन ड्यूटी, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द टू एस्टेब्लिशमेंट. तो जब तक आप सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट नहीं बन जाते, तब तक आपका कोई भी पेमेंट नहीं कंसीडर. सो दिस इज ऑलवेज कंसीडर्ड जब आप न्यू पोस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, एंड यदि आप लीव पे भी हैं तो उसका भी पेमेंट तभी जाकर के मिलेगा. यदि कोई पर्सन किसी प्राइवेट सेक्टर से या इवन पब्लिक सेक्टर से
ज्वाइन करता है गवर्नमेंट को और ज्वाइनिंग टाइम परमिटेड है उस केस में भी, तो जहां ज्वाइन कर रहा है और पहले जो उसको सैलरी मिल रही थी, दोनों में जो कम होगा वो सैलरी पे होगा ज्वाइनिंग टाइम के लिए, और ज्वाइनिंग टाइम पे अलाउ किया जाएगा. सो दिस विल बी द ज्वाइनिंग टाइम पेमेंट. ऑन अवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम दिस इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू ईएल. ये लीव रूल के अंदर कवर्ड है. अब ज्वाइनिंग टाइम का पीरियड देखिए, इसको याद करने का, ज्वाइनिंग टाइम पीरियड को याद करने का एक इजी तरीका है कि ज्वाइनिंग टाइम के केस में हमेशा 3 टाइम अलाउ होता है, 3 पीरियड अलाउड होता है, 10 days, 12 days एंड 15 days. यदि आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो अप टू 1000 किलोमीटर इट इज 10 days, 1000 to 2000 12 days, मोर देन 2000 इट इज 15 days. यदि आप रोड से ट्रेवल कर रहे हैं या 2 प्लेस यदि ट्रेन से कनेक्टेड है और इन बिटवीन भी 200 किलोमीटर्स मिनिमम रोड से ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो दिस टोटल विल बी कंसीडर्ड एज ट्रेवलिंग बाय रोड. एंड इस केस में 10 days वाला लिमिट नहीं, अप टू 2000 किलोमीटर 12 days एंड बियॉन्ड 2000 किलोमीटर इट इज 15 days. यदि आप एयर से ट्रेवल कर रहे हैं, कितना भी डिस्टेंस है, 12 days, यानी बिटवीन वाला 10 15 10 12 15 में जो बिटवीन है 12 days will be permitted. Next, lien, very important and very relevant nowadays. Lien क्या है? Lien is title of an employee to hold a post on regular basis. ये समझिएगा, रेगुलर बेसिस पे उस पोस्ट को होल्ड करने का जो टाइटल है वो लियन है. टाइटल का क्या मतलब होता है? हम जब मकान खरीदते हैं तो हम अक्सर कहते हैं आई हैव द टाइटल ऑन द हाउस, आई एम ऑनर ऑफ द हाउस, I am the owner, so nobody else can be owner of the house. This is the definition of ownership. So this is the definition of title. If I have title on this post, none else have title on this post. और अगर मैं ऑनर हूं एक मकान का, मैं दूसरे मकान में भी रहने चला जाऊंगा, माइट बी ऑन रेंट, देन अगेन मेरा इस मकान पे टाइटल रहे. सिमिलरली मैं इस पोस्ट पे काम करते हुए किसी दूसरे पोस्ट पे भी ऑफिसिएटिंग कैपेसिटी में चला जा रहा हूँ, डेपुटेशन पे चला जा रहा हूँ, आई विल होल्ड द टाइटल ऑफ दिस पोस्ट. कोई दूसरा मेरे एब्सेंट पे यहाँ काम करने आ रहा है, वो ऑफिसिएट करेगा या डेपुटेशन पे आएगा, लेकिन यहाँ टाइटल इस पोस्ट का मालिक बनेगा. जब भी मैं बैक होऊंगा इसी पोस्ट पे बैक होऊंगा, मेरा राइट इसी पोस्ट पे बनेगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लियन. लियन टेम्पोररी सर्विस में नहीं होता है, जैसे कि प्रोवेशन वगैरह में नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई ड्यूरिंग प्रोवेशन डेपुटेशन इन फॉरेन सर्विस इन जनरल इज नॉट अलाउड. लियन इंक्लूड्स टेम्पोरल पोस्ट. टेम्पोरल पोस्टिंग में भी लियन होता है. सो टेम्पोरल पोस्ट आर रेगुलर पोस्ट, जहां पे कि जो पर्सन काम करता है उस टेन्योर के लिए उसका लियन होता है. 2 person कैन नॉट होल्ड लियन ऑफ अ पोस्ट. इसका रिवर्स भी, a post cannot be filled by 2 person. This is 1-to-1 relation है पोस्ट एंड पर्सन के बीच में. If more than 2 person make a claim for a post और क्लेम सही पाया जाता है किसी भी कारण से, then the junior most है उसको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, उसको क्लेम छोड़ना पड़ेगा. It is retained in the case of duty, तो होता ही है. लीव, छुट्टी के दौरान भी. Joining time, when he is not part of 2 establishment, still he have the right on the post, deputation and foreign service, and while under suspension. अगर under suspension भी है, then also. Lien is terminated. किस केस में? 3 cases हैं. If he is absorbed because of overstay on deputation and foreign service, resignation and removal from the service. So in these circumstances, lien can be terminated. लोकल फंड. लोकल फंड का मतलब होता है those fund which is not financed by civil estimate, that is consolidated, contingency और public account fund. But इस फंड का कंट्रोल जो होता है बजट के फॉर्म में, या यहाँ नया पोस्ट क्रिएशन के फॉर्म में, या इसके स्टैट्यूट रूल रेगुलेशन के चेंज यानी इसके क्रिएशन के बारे में, ये गवर्नमेंट के पास होता है. सो कहने का मतलब है ये फंड सिविल एस्टीमेट का तो फंड नहीं है, लेकिन
ये फंड जो है ऑपरेशनल मामले में कंट्रोल गवर्नमेंट से होता है, सो दैट इज कॉल्ड लोकल फंड। जैसे म्युनिसिपल लिमिट का फंड है, सो इसको हम लोकल फंड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्ट। पोस्ट कैन बी टेम्पोरी। टेम्पोरी पोस्ट का मतलब है डेफिनिट रेट ऑफ पे टेम्पोरी पीरियड के लिए दिया जा रहा है, यानी कि उस पोस्ट वो टेम्पोरी है, डेफिनिट पीरियड के बाद वो पोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां पे जो होगा डेफिनिट रेट का मिलेगा। परमानेंट, डेफिनिट रेट ऑफ पे, यहाँ टेम्पोरी पीरियड वर्ड नहीं है, यानी ये परमानेंट है, ये चलता रहेगा जब तक दूसरा ऑर्डर ना इशू हो इसको खत्म होने का। टेम्पोरल पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। टेम्पोरल पोस्ट, परमानेंट पोस्ट which a person can hold in substantive capacity for a fixed period, और इस पीरियड को क्या कहते हैं? टेम्पोरल पोस्ट। और यहां काम करते हुए, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले ये जो लियन का डेफिनेशन था, इस लियन के डेफिनेशन में ये मैंने बताया था, दिस इंक्लूड्स टेम्पोरल पोस्ट। सो लियन पोस्ट, लियन टेम्पोरल पोस्ट पे भी मिलता है। सो व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग ऑन टेन्योर, लियन वो पर्सन उस पोस्ट पे टेन्योर के लिए, उस पीरियड के लिए होल्ड करता है। सब्सटेंटिव पोस्ट, इफ अ पर्सन इज होल्डिंग लियन एट अ प्लेस एंड ही इज वर्किंग देयर, सब्सटेंटिव हो गया अपॉइंटमेंट उसका, सब्सटेंटिव पोस्ट हुआ वो। ऑफिसिएटिंग पोस्ट, ऑफिसिएटिंग का मतलब हो गया कि वहां पे जो पर्सन काम करेगा उसका लियन वहां नहीं, वो कहीं और लियन है उसका। सो दिस इज ऑफिसिएटिंग पोस्ट। नेक्स्ट, पे। अब जो पोस्ट कहा है उसी से डायरेक्ट रिलेशन है पे का। सो हम देखें पे, इसलिए पे के लिए सबसे पहले एक बार फिर से पोस्ट को देख लेना जरूरी है। ये जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई है, सारे डेफिनेशंस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। टेम्पोररी, परमानेंट, टेन्योर, सब्सटेंटिव एंड ऑफिसिएटिंग। अब ये अगर क्लियर है तो पे समझना बड़ा आसान है। पे, द अमाउंट विच इज ड्रॉन monthly from the government, monthly by the government servant. This is paid to the government servant on monthly basis. This includes basic pay, personal pay, special pay, overseas pay and NPA. NPA जो है ये आपको FR में मेंशन नहीं है डेफिनेशन पार्ट में, लेकिन जब पे पार्ट आएंगे इसका मतलब कि FR 22 वहां पे NPA मेंशन है। सो हो सकता है कि आपको डेफिनेशन नहीं है, ना मिले, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। So this includes basic pay, personal pay, पे फिक्सेशन में हम देखेंगे पर्सनल पे क्या है। मेरे ऑलरेडी वीडियोस है पे फिक्सेशन में, अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो टोटल पे फिक्सेशन को समझ सकते हैं। पर्सनल पे के रूप में पे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे पे प्रोटेक्ट किया जाता है वो समझ सकते हैं आप वहां से। स्पेशल पे क्या होता है वो हम आगे देख रहे हैं डेफिनेशन उसका। ओवरसीज पे, कहीं ओवरसीज में पेमेंट है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्रोफेशनल्स को मिलता है, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स को मिलता है कि वो ड्यूटी आवर के बाद बाहर प्रैक्टिस ना करें, प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें उसके लिए। सो ऑल दिस इज कवर्ड अंडर पे। सब्सटेंटिव पे, if a person is working in substantive capacity, meaning thereby a person have the lien on the post and he is working there, he will be paid substantive pay. Similarly officiating pay, अगर officiating capacity में काम कर रहा है, वहां उसका लियन नहीं है, the pay will be officiating pay. Presumptive pay, presumptive pay का मतलब है the person is not working at a place, he does not hold his lien also, he may hold or may not hold, वहां काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वहां वो काम कर रहा होता तो उसको कितना पे मिल रहा। जैसे फॉरेन सर्विस या डेपुटेशन के केस में पर्सन इज ऑन डेपुटेशन, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता तो उसको कितना मिल रहा होता। यूजुअली इसका इस्तेमाल जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होता है, परफॉर्मा प्रमोशन, वहां आता है, बाद में हम देखेंगे उस पोर्शन को। केवल यहां समझिए कि वो फॉरेन जब डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस पे है वहां एक अलग अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता तो उसको कितना मिल रहा होता है, दैट इज प्रिजम्पटिव पे। उसी तरह से हम प्रिज्यूम करें कि एक पर्सन दूसरे कैडर में जाकर के वहां काम करेगा तो कितना मिलेगा, दैट इज प्रिजम्पटिव पे। पर्सन काम नहीं कर रहा है, सब्सटेंटिव एंड ऑफिसिएटिंग दोनों में काम कर रहा है, विद लियन और विदाउट लियन। प्रिजम्पटिव में विद लियन और विदाउट लियन किसी पोस्ट पे काम नहीं कर रहा और कितना मिलेगा, दैट द डिफरेंस। सब्सिस्टेंस ग्रांट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब्सिस्टेंस अलावेंस वर्ड जो आया है डेपुटेशन इस पे सस्पेंशन में यहीं से आया है। सब्सिस्टेंस ग्रांट, मंथली अमाउंट पेड टू अ पर्सन व्हेन ही इज नाइदर ऑन रिसिप्ट ऑफ द पे और लीव से।
यदि उसको कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो जो मिलेगा गुजारे के लिए कुछ मिलेगा, subsistence के लिए कुछ मिलेगा, and that is called subsistence grant. So when a person is on suspension, he gets subsistence allowance. इसी का दूसरा नहीं. Personal pay. Personal pay is paid to a person to save him from the loss while fixation of pay. जब पे फिक्सेशन हम करते हैं तो जो लॉस हो रहा हो पे का, उसको पर्सनल पे के रूप में प्रोटेक्ट करते हैं. देखिए बेसिकली है क्या ये. इफ अ पर्सन इज प्रोमोटेड फ्रॉम पोस्ट ए टू पोस्ट बी एंड इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट हायर, तो क्या होता है, यहाँ का पे अगले में उसको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हायर है, तो अगले स्टेज पे जा करके उसका पे जस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है. लेकिन अगले लेवल पे सॉरी, और अगले लेवल पे अगर हम ये प्रिज्यूम करें या ये हम देखें कि सेम स्टेज नहीं है, यहाँ 60,000 था वहां 58,000 है, तो नेक्स्ट 61 है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं है, तो 61 में प्लेस होने के बजाय उसको 58 में प्लेस करेंगे, एंड द डिफरेंस ऑफ 2,000 विल बी प्रिजर्व्ड इन द शेप ऑफ पर्सनल पे. ये 2,000 रुपीज फ्यूचर इंक्रीमेंट में एडजस्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट के बाद उसको 61,000 मिलने लगेगा, एंड 61,000 जो है नाउ, जो अर्लियर उसको 60,000 मिल रहा था पे फिक्सेशन से पहले, उससे ज्यादा है, सो ये पर्सनल पे एलिमिनेट हो जाए. सो इन दैट वे पर्सनल पे इज ऑपरेटेड. इट कैन नेवर एक्सीड द बेसिक पे. बेसिक पे से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, सिंपली मेंशन्ड है डेफिनेशन में, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड. अगर वैसा केस है तो इसका परमिशन जिसने उस पोस्ट को क्रिएट किया है, अपॉइंटिंग पर्सन ने, मेन पर्पज ये था जिसने पोस्ट को क्रिएट किया है, उससे उसका रिलैक्सेशन लिया जाएगा. दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टेनोरल पोस्ट. पर्सनल पे टेनोरल अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. स्पेशल पे, स्पेशल पे कहें तो एक रेगुलर पे है किसी भी पोस्ट के लिए जो कि सेम नेचर ऑफ ड्यूटी बियर करता है जो ऑनरेरियम में. कहने का मतलब है यहां भी आरडीएस ड्यूटी है, स्पेशल मेरिट की ड्यूटी है, एंड whoever will work on a post उसको वो मिलेगा. पर्सनल पे स्पेशल पे में जो बेसिक डिफरेंस है, पर्सनल पे इज पर्सनल टू अ पर्सन, स्पेशल पे is attached with the post. Whoever will work on a post in these circumstances, it will be presumed कि यहाँ का RDS ड्यूटी है, स्पेशल मेरिट है उस आदमी के अंदर, और he will get that. So that is the difference between personal pay and special pay. टाइम स्केल पे, टाइम स्केल पे यानी इसको हम टाइम स्केल पहले होता था, अब टाइम इसको लेवल कह सकते हैं. दिस इज द पे, प्रोग्रेसिव पे विच वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. जैसे पे लेवल में मिनिमम टू स्टेज 1 टू लास्ट स्टेज 40 है मैक्सिमम, जो कि ट्रायंगुलर में बाद में घटता भी जाता है. स्टेज 1 टू 40 का जो पे है दैट इज कॉल्ड टाइम स्केल पे. ठीक है. सो टाइम स्केल पे प्रोग्रेशन जो है ईयरली इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता चला जाता है. सो यहाँ कोई फिक्स पे नहीं होता है किसी का अपॉइंटमेंट यदि टाइम स्केल पे हो. सो this was the total part of this presentation. Thanks a lot. अगर कोई query हो तो you can post your queries. मेरे other videos भी हैं YouTube पे. If you want to watch, अभी तक so far I have uploaded videos on pay fixation and disciplinary proceedings. काफी डिटेल में every provision has been explained. फंडामेंटल रूल पे बहुत शॉर्टली आ रहा है. So just if you want, you are interested, just watch that these videos. मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपको अदर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, एंड यदि आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर